आज हम रिव्यू करने लगे हैं चैप्टर 1 को और बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। ये वाल्टर रोडन की बुक है। कुछ लोगों ने हो सकता है मेरे लास्ट बैच का रिव्यू लिया हो इस चैप्टर का। मैं इसे एक नए सिरे से और नए अंदाज से अब करने जा रहा हूँ। ओके, ये हमारा चैप्टर 1 है, द रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा फोकस इसमें होगा रियल नंबर सिस्टम पे। ठीक है, ऐसे स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट में कुछ बातें हम करते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के बारे में, तब हम सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो बातें आपने याद रखनी है मेरे एमसीक्यूज़ के लेक्चर के लिए और क्विज वगैरह के लिए। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। सेट ऑफ इंटीजर इज डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये मुकम्मल होते हैं। अच्छा, अब इनमें से समटाइम्स तो आप जानते हैं कि जब आप कोई से दो इंटीजर लेते हैं और उन्हें डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक दूसरा इंटीजर आ जाता है, यानी आपके पास जो नया नंबर आता है वो भी एक इंटीजर होता है। अच्छा, इन दैट केस आपको कोई परेशानी नहीं होती, यानी रेशो ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर। समटाइम ये होता है कि आप दो इंटीजर की रेशो लेते हैं तो वो एक इंटीजर नहीं आता। आप कह सकते हैं कि वो एक नया नंबर बन जाता है जो इंटीजर्स की दुनिया में नहीं पाया जाता। जब ऐसे तमाम नंबर्स को देखा गया, उनका वजूद देखा गया, तो वो एक नया सेट बना। मान लिया गया कि ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिन्हें p बाय क्यूब यानी कि दो इंटीजर की मदद से बनाया जा सकता है, और जो q है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज तो वो नंबर नहीं रहेगा। और इसे एक नाम दिया गया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स का। ठीक है, अब q से लिखने की वजह, आप को एक वर्ड पता है, इसे आप p बाय क्यू को क्वोशंट भी कहते हैं, क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स। और रैशनल कहने की वजह कि ये रेशो ऑफ टू नंबर है, रेशो ऑफ टू इंटीजर है। ठीक है, ये वजह है इसके नाम की। आप बड़े अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। फिर से रिकॉल कर लें कि p बाय क्यू की फॉर्म में जिसे लिखा जा सके, यानी दो इंटीजर की मदद से जिसे लिखा जा सके, वो रैशनल नंबर होगा, जबकि q नॉन ज़ीरो होगा। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जस्ट अपनी थोड़ी सी रिवीजन के लिए। मिसाल के तौर पे 22/7 ये रैशनल है। मिसाल के तौर पे हर इंटीजर रैशनल है। ठीक है, एवरी इंटीजर ए इज़ रैशनल बिकॉज आप इसको a/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए बता रहा हूँ, ए रैशनल है, ए यहाँ पे इंटीजर है, सो एवरी इंटीजर इज आल्सो रैशनल नंबर। लिहाजा इसके अंदर आप जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर में आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि रैशनल नहीं है, आप जानते हैं, वो पाई और ई हैं। क्यों? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं कि हम कहते हैं कि वो तमाम नंबर जिनका कोई डेसिमल पार्ट ना हो उनको तो हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आ जाते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के अंदर। वो तमाम डेसिमल नंबर, जब अब डेसिमल की बात कर लेते हैं, जो टर्मिनेटिंग है, यानी डेसिमल तो हैं लेकिन टर्मिनेटिंग है, वो तमाम नंबर भी आ जाते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के अंदर, यानी ऑल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स। अब वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग, रिपीटिंग है, रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तीन टाइप्स हैं। अगर डेसिमल में हो नंबर तो वो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग की सूरत में रिकरिंग, यानी एक नंबर या एक ग्रुप नंबर का रिपीट हो रहा हो, तो उसे आप कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बहुत सारी, अब आप देखें ई और पाई ऐसे नंबर हैं, आप इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो ना तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ना वो रिपीटिंग है, लिहाजा ये दो इररेशनल नंबर हैं। एक छोटी सी कन्फ्यूजन यहाँ मैं आपकी दूर कर देता हूँ। आप कंपेयर कर लें कि 22/7 की जब आप डेसिमल फॉर्म में जाएंगे, आप देखेंगे कि एक ग्रुप है नंबर का जो बार बार रिपीट होगा, यानी ये रिकरिंग है। और जबकि आप पाई की वैल्यू जब देखेंगे तो वो इससे डिफरेंट नज़र आएगी। तो याद रखें, ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बट दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। दैट्स वाई दीज आर नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं कह सकते।
22 by, this is the reason that 22 by 7 is rational, because it is the ratio of two integer, also because its decimal representation is non-terminating and recurring. But pi is irrational because we cannot express it into the ratio of two integer and its decimal representation is non-terminating, non-recurring. ठीक है, ये थोड़ी सी बातें होगी रैशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन है. बाद लोग कहते हैं कि P बाय Q एंड Q तो नॉन ज़ीरो है, ठीक है. P एंड Q जो है वो इंटीजर हैं, ये भी ठीक है. एक एक्स्ट्रा कंडीशन कभी कभी हम लगाते हैं कि P Q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब पहली बात ये कि डेफिनेशन में इसका होना ज़रूरी नहीं है. आपने देखा डेफिनेशन में हमने ये नहीं कहा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर P Q का 1 हो, बिकॉज अगर आप डेफिनेशन में ये कह देते हैं तो फिर तो कोई आपसे कहेगा कि फिर 4/2 तो फिर रैशनल ही नहीं है, क्योंकि 4/2 तो 4 और 2 तो अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है. ठीक है, इनका तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है. ठीक है, तो लिहाजा ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कंडीशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. आप बहुत सारी जगह, मिसाल के तौर पे आने वाले आगे एग्जांपल्स के अंदर आप इस एक्स्ट्रा कंडीशन का फ़ायदा उठा लेते हैं और बेसिकली ये यूनिकनेस देती है. मिसाल के तौर पे अब 4/2 है तो ये 2 के इक्वल है. इसे आप 2 भी लिख सकते हैं, इसे आप 6/3 भी लिख सकते हैं, इसे आप 8/4 भी लिख सकते हैं. ये सारे नंबर 2 के बराबर है. तो अब ये P/Q वाला एक्सप्रेशन यूनिक ना रहा. अगर आप यूनिकनेस चाहते हैं तो आप ये कंडीशन लगा देंगे कि P और Q अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, GCD उनका 1 है. उस सूरत में क्या होगा, उसमें 8/4 की जगह भी 8/4 नहीं आएगा क्योंकि 2 है. ये भी लोएस्ट फॉर्म करेंगे 2 है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में जाएंगे 2 है. तो ये एक यूनिकनेस मिल जाएगी आपको रैशनल नंबर की. ये यूनिकनेस बड़े काम की है बहुत सारे रिजल्ट्स और थ्योरम में. अदरवाइज डेफिनेशन में इसकी ज़रूरत नहीं रहती. अच्छा, ये बात है. अच्छा, आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. साल के तौर पे अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है R1 और R2, दो रैशनल नंबर हैं. अब रैशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है ये फील्ड बनाता है. आगे चल के हम फील्ड की बातें और भी करेंगे. यहाँ जस्ट बताना ये मकसूद है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, यानी रैशनल नंबर के अंदर क्लोजर लॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके अंदर रहते हुए आपके पास कम्यूटेटिव लॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटिव इन्वर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस भी है. सो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक फील्ड बनाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अच्छा, और अगर आपके पास एक फर्ज करें एक रैशनल नंबर R है, एक आपके पास इर्रेशनल नंबर x है. व्हाट अबाउट देयर सम? हम इसका सम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, इसका सम क्या होगा, सम ऑफ रैशनल इर्रेशनल नंबर. तो इसे याद रखें, दिस इज नॉट रैशनल. ठीक है, हम कुछ देर के बाद इसे इर्रेशनल कहना शुरू कर देंगे, बट एट लीस्ट दिस इज नॉट रैशनल. व्हाट अबाउट प्रोडक्ट Rx? R रैशनल है, x इर्रेशनल है. इसका प्रोडक्ट जो है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, वो कह जाते हैं कि सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा ही इर्रेशनल है. नो, अगर R 0 हो, रैशनल नंबर जो आप ले रहे हैं वो 0 हो, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, फिर वो रैशनल रहेगा. अगर R नॉन 0 हो, फिर हमेशा R और x का प्रोडक्ट जो है वो इर्रेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमारी डिस्कशन में आते हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, मिसाल के तौर पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 11 है, टू सो ऑन. कोई भी प्राइम नंबर हो तो हम लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर. ठीक है. मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये प्राइम ही लें. कोई भी नंबर हो n जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर ना हो. ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इर्रेशनल होता है. दिस इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर. तो इसका मतलब है कि अगर 6 का भी 6 प्राइम नहीं है, लेकिन उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे वो हमेशा इर्रेशनल होगा. ठीक है.
तो किसी भी नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे आप कह सकते हैं कि वो इररेशनल होगा, यानी वो रैशनल नहीं होगा। ओके नाउ ये कुछ बातें थी सेट ऑफ रैशनल के बारे में। कुछ बातें मजीद हैं जो आगे कुछ डेफिनेशन करने के बाद हम कर पाएंगे। तो ये एक रिव्यू आप अपना बनाते जाएं रैशनल नंबर्स के बारे में, बातें जितनी आपको मिलती हैं वो इकट्ठी करते जाएं। हम इसकी काउंटेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये काउंटेबल सेट है। मैं आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अब वाल्टर रूडन की कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, जो वाल्टर रूडन हमें जिस अंदाज में लेके चलता है अब हम वो करने जा रहे हैं। नंबर 1, there is no rational number p such that p square is 2। वाल्टर रूडन बेसिकली एक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि जहां रियल लाइन में आप स्क्वायर रूट 2 लेते हैं, अगर मैं रैशनल नंबर्स की लाइन पे आऊं तो इसका मतलब है कि वहां एक गैप होगा, क्योंकि ऐसा कोई रैशनल नंबर तो है ही नहीं जिसका स्क्वायर 2 हो, यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दो इंटीजर की रेशो में आप लिख के दिखा दे और उसका स्क्वायर ले तो 2 आए। आप ट्राई कर लें, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। लिहाजा पहली एग्जांपल दे के वाल्टर रूडन ये बता रहा है हमें कि देयर आर सर्टेन गैप्स इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, लाइक दिस स्क्वायर रूट आप प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी गैप होगा, जहाँ स्क्वायर रूट 5 आएगा वहाँ भी गैप होगा। तो अब आप अगर इमेजिन करें जैसे स्क्वायर रूट 6 वो भी नहीं आएगा इसमें, स्क्वायर रूट 7 वो भी नहीं आएगा। तो अगर आप इमेजिन करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स ऑन सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, और आपको यूं गुमान होगा जैसे रैशनल से ज्यादा तो इररेशनल नंबर है, इतने गैप्स आपको नजर आएंगे। तो यूं अगर रियल लाइन को लिया जाए और हर रैशनल नंबर को उस पर रोशन कर दिया जाए, तो एक आथर ये लिखता है, वो कहता है कि रैशनल और इररेशनल की एग्जांपल ऐसे है जैसे आपके आसमान पे तारीकी और सितारे। यानी आसमान पे देखें तो जो अंधेरा है वो इररेशनल नंबर है, और जो तारे नजर आते हैं वो रैशनल नंबर है। यूं भी आप इमेजिन कर लें कि फिर इसका मतलब है कि जो इररेशनल नंबर है वो अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा है, अनकाउंटेबल। रैशनल नंबर्स हैं उनकी जो कार्डिनैलिटी है वो इररेशनल से कम है। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं, मजीद देखेंगे वाल्टर रूडन हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज दिस वन, दिस इज जस्ट लाइक ए थ्योरम or an example. Statement is अगर आपके पास फर्ज करें कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे आ जाए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, उसके दो हिस्से कर दें। एक हिस्सा ए सेट है, यहां से आपकी एग्जाम्पल शुरू होगी, आप पढ़िए कैसे। दूसरा हिस्सा बी सेट है। ए सेट में वो तमाम पॉजिटिव रैशनल हैं जिनका स्क्वायर लें तो वो लेस देन 2 है। बी साइड पे वो तमाम रैशनल नंबर हैं जिनका कि अगर आप स्क्वायर लें तो वो ग्रेटर देन 2 है। इस तरह करके पॉजिटिव रैशनल के दो हिस्से हो गए। अब वाल्टर रूडन कहता है कि ए कंटेन नो लार्जेस्ट नंबर, यानी आप देखें ना कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए, रियल नंबर तो होता है ना जिसका स्क्वायर 2 होता है, यानी स्क्वायर रूट 2। अब वो रैशनल नंबर में तो नहीं है, लिहाजा यहाँ एक गैप है। अब यहाँ पे क्योंकि गैप है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है, तो ए में अगर लार्जेस्ट एलिमेंट है तो वो स्क्वायर रूट 2 से फौरन पहले वाला एलिमेंट है, और कोई भी नहीं जानता कि वो कौन सा एलिमेंट है। सो ए कंटेन नो लार्जेस्ट, इस ए का कोई सिरा है ही नहीं, कोई लार्जेस्ट नंबर है ही नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल, आल्सो ऑफ रियल लाइन, कि अगर आप इंटरवल का एंड पॉइंट उठा लें तो उस पार्ट का कोई सिरा ही नहीं मिलता। 0-1 इंटरवल ले लें, एंड पॉइंट उठा लें और बताएं मुझे 1 से पहले कौन सा रियल नंबर आएगा, तो आपको कोई सिरा ही नहीं मिलेगा, उसका आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जो 1 से फौरन पहले आ रहा है। सिमिलरली बी पे चले जाएं तो बी इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर whose square is greater than 2, greater than 2 यानी just after p square equal to 2, but this has no smallest number। आप बताएं कौन सा नंबर ऐसा है तो फौरन बाद आएगा √2 के, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। सो मकसद यही है कि इस गैप की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं अब जिसे आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाल्टर रूडन निशानदेही कर रहा है
रैशनल नंबर की कुछ खामियों की तरफ। अब देखते हैं कि उसे हम मज़ीद किस तरह से वो हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक रिमार्क दे रहे कि आपको ये बताना चाह रहा है कि हालांकि हम जानते हैं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर इज अनदर, हर दो रैशनल नंबर के दरमियान एक नया रैशनल नंबर पाया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई से दो रैशनल नंबर ले लें आप, आर एस, ठीक है, और फर्ज कर लेते हैं आर लेस एस से, तो आर प्लस एस बाय टू इज अ नंबर बिटवीन आर एंड एस, ये इनके दरमियान होगा। दिस इज आल्सो पी बाय क्यू फॉर्म, सो दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि आर रैशनल है, एस रैशनल है, तो सम ऑफ टू रैशनल इज रैशनल, और टू भी रैशनल है, एंड क्वोशंट ऑफ टू रैशनल वेयर टू इज नॉन जीरो इज आल्सो रैशनल। तो हर दो रैशनल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद है, और बल्कि अगर आप इसी मैनर से कंटिन्यू करें, इसे एक्स कह दें, और फिर आर प्लस एक्स बाय टू इज अ नंबर बिटवीन आर एंड दिस नंबर एक्स, तो इस तरह करते करते आप इंडक्टिवली आप कह सकते हैं कि देर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, हर दो रैशनल नंबर के दरमियान इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके बावजूद कि हर दो रैशनल नंबर के दरमियान बेतहाशा रैशनल नंबर मौजूद हैं, इसके बावजूद इसके अंदर गैप है। रैशनल नंबर सिस्टम है सर्टेन गैप्स in spite of the fact that between any two rational number there is another, or in fact between any two rational number there are infinitely many rational numbers। तो ये मज़ीद निशानदेही हुई गैप्स की तरफ, और एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट हुआ। अब हम सिस्टमेटिकली हमें वाल्टर रूडन लेके जाएगा उस प्रॉब्लम की तरफ जो पेश खेमा साबित होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का। अच्छा, उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेट क्या होता है, सेट का एलिमेंट क्या होता है, कब सबसेट क्या होता है, इक्वालिटी दो सेट्स के दरमियान कब होती है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। हम आ जाते हैं ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन पे डायरेक्टली। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड सेट? एक सेट है जिसे आप नॉन जीरो लें, जीरो लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें हमने क्या करना है, नॉन जीरो लें इसको, यानी कि नॉन एम्प्टी लें। लेट अस से द नॉन एम्प्टी सेट, एक रिलेशन उस पर होना चाहिए, ठीक है, एक अदब उसके अंदर होना चाहिए। किस किस्म का? जो दो खूबियां रखता हो। नंबर वन, इसकी पहली खूबी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी लॉ। क्या है वो ये है कि अगर उस सेट के दो अफराद लिए जाए एक्स और वाई, तो उनके दरमियान इन तीनों में से एक रिश्ता हो, या तो एक्स लेस हो वाई से, ठीक है, या एक्स बराबर हो वाई के, या वाई लेस हो एक्स से। इन तीनों में से कोई एक बात उनके दरमियान हो। जस्ट लाइक सेट इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आप जानते हैं कि दो रियल नंबर अगर आप लेते हैं एक्स और वाई, या तो एक्स लेस होता है वाई से, या इक्वल होता है, या वाई एक्स से लेस होता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि हर दो नंबर कंपेरेबल है, ठीक है, इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। यही प्रॉपर्टी आपने एक और अंदाज से पढ़ी होगी, टोटल ऑर्डर्ड सेट्स, टोटली ऑर्डर्ड सेट, दिस इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर, कि हर दो एलिमेंट के दरमियान ऑर्डर पाया जाता है। नंबर टू, और वो ऑर्डर एक तमीज का मुजाहरा करता है। कैसे? कि भाई एक्स जो है वो अगर छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, तो फिर एक्स को बड़े की तमीज़ है, यानी एक्स छोटा है जेड से। ये इस ऑर्डर की ये भी खूबी होनी चाहिए कि बड़े छोटे की उसे तमीज़ हो कि अगर एक्स लेस है वाई से, वाई लेस है जेड से, तो फिर एक्स भी लेस होना चाहिए जेड से, जिसे आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, लो अब आप यूं कह सकते हैं कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे एक ऑर्डर इस तरह से डिफाइंड है जिसमें ये लॉ पाया जाता है लेस के ट्राइकोटोमी लॉ और ट्रांजिटिव लॉ पाया जाता है, उसे हम ऑर्डर्ड सेट मान लेंगे। और ये बड़ा एक मुतबर्रक किस्म का सेट है हमारे लिए इस चैप्टर में, इसे आपने भूलना नहीं, इसे याद रखते हुए आगे बढ़े। इसकी एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इसकी एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर भी है, क्योंकि अगर किसी बड़े सेट में ऑर्डर पाया जाए उसके हर सबसेट में वो ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, लिहाजा आर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं ऑर्डर का, और सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर का। अच्छा, अब आगे चलते हैं इस ऑर्डर को
लेके ऐसा ऑर्डर सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर पाया जाएगा उसे हम ऑर्डर सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर रैशनल नंबर के अंदर ऑर्डर पाया जाता है, रियल नंबर के अंदर भी ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ रही हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे, और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और उसके बाद आप उसे याद रखें। एक रियल लाइन पे आते हैं। ये हमारी रियल लाइन है, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल लाइन है, दिस इज ऑर्डर सेट, ये एक ऑर्डर सेट है। यानी सबसे पहले एक ऑर्डर सेट का होना जरूरी है, फिर अपनी बात शुरू करेंगे आप, फिर उसका सबसेट देंगे। ठीक, अब मैं यहाँ एक सबसेट लेता हूँ इसका ए। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया ए, और मैंने इस वक्त ये इंटरवल लिया है, फर्ज करो ये 0, 5 है। ये मैंने एक सेट ले लिया, यानी तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले एक सेट होना चाहिए जो कि ऑर्डर्ड सेट है। अगर वाल्टर रूडन की लैंग्वेज में देखो तो वो ऐसा है। फिर उसका एक सबसेट देखना है, मैंने वहाँ पे ए ले ली। अच्छा, अब जरा तवज्जो से समझ, कोई भी ऐसा नंबर, कोई कहीं पड़ा हुआ ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर। अब देखो, मैंने उस सेट की बात नहीं की कि उस सेट का होना चाहिए। आप भी जब कोई सबसेट लेंगे तो उस सेट की बात नहीं करेंगे, आप उस ग्राउंड सेट की बात करेंगे, उस ऑर्डर्ड सेट की बात करें, उस बड़े सेट की बात करेंगे जो ग्राउंड सेट है, जो ऑर्डर्ड सेट है, जिसके अंदर ये सेट ए या ई या बी या सी पड़ा है, उसकी बात करें। उस बड़ी दुनिया में चले जाएं, और अगर उसमें आपको कोई एक एलिमेंट ऐसा, कोई एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिससे बड़ा कोई एलिमेंट ए में नहीं है, तो उसे आप कहेंगे अपर बाउंड। बात समझ गए? मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो आप लिखेंगे कि अल्फा को आप ए का अपर बाउंड तब कहेंगे अगर ए का हर एलिमेंट लेस इक्वल टू अल्फा हो, फॉर ऑल ए इन ए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट ग्राउंड सेट का आपके अंडर कंसिडरेशन सबसेट का अपर बाउंड तब होगा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लेस इक्वल टू दैट एलिमेंट अल्फा। तो आप उसे कहेंगे कि ये अपर बाउंड है। एक बात होगी। अच्छा, अगर अल्फा अपर बाउंड है तो आप यकीन से कह सकते हैं कि अल्फा के राइट साइड पे, यानी अल्फा से बड़ा हर एलिमेंट अपर बाउंड है इसका। यूं आपको ये बात वाज़ेह हो गई कि अपर बाउंड का यूनिक होना जरूरी नहीं है। ठीक होगी बात? अच्छा, इसी तरह कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? वो इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड हो सकते हैं। एक पूरा सिलसिला पड़ा है इधर जो कि अपर बाउंड्स का है, जो हो सकता है अपर बाउंड इतने ज्यादा हो कि सेट ए से भी ज्यादा हो। ठीक है, यानी ये दुनिया आबाद है अपर बाउंड, ये सारे इसके अपर बाउंड है। एक मखलूक पड़ी है, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड में बी इन्फिनिट। ठीक है, अपर बाउंड का यूनिक होना जरूरी नहीं है। बट वो कौन सा अपर बाउंड था जिसने सेट ए को बढ़ने से रोक दिया? हमारे लिए वो बड़ा अहम है। और वो कौन सा है? वो आप जरा तवज्जो करें तो वो इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा। उसे कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा, यानी उससे छोटा कोई नंबर गैमा अगर लें जो अल्फा से भी छोटा हो तो वो अपर बाउंड नहीं रहता। याद रहेगी बात आपको? यानी उससे छोटा अगर कोई नंबर लेते हैं फिर वो अपर बाउंड नहीं रहता, वो एक एलिमेंट बन जाता है। तो ऐसे मुतबर्रिक और ऐसे खूबसूरत किस्म के अपर बाउंड को जो ए के बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि आप उसे ए से जुदा नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं सुप्रीमम। और वो यूनिक होता है क्योंकि उसमें कोई दूसरा अगर सुप्रीमम होगा, फर्ज करो आप कहते हैं दो सुप्रीमम है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो लाजमी बात है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो जो छोटा होगा वो तो सुप्रीमम है क्योंकि वो लीस्ट है। अब अल्फा 2 तो अल्फा 1 से बड़ा है, तो ये सबसे छोटा कैसे हुआ? लिहाजा अल्फा 2 इज नॉट सुप्रीमम। यानी आप सुप्रीमम को आप साबित कर सकते हैं। अगर कोई कहता है अल्फा 1 और अल्फा 2 दो सुप्रीमम है, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। उनके कम से कम अपर बाउंड तो एक ही हो सकता है ना, कोई उससे बड़ा अपर बाउंड होगा तो वो सुप्रीमम नहीं होगा। लिहाजा याद रखें, अपर बाउंड बेशुमार होते हैं, अपर बाउंड का यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीमम का यूनिक होना
ज़रूरी है, सुप्रीमम इज़ यूनिक, एक बात होगी। दूसरी अब आ जाए ज़रा इसी कहानी को लेके लोअर बाउंड की तरफ। कोई एक भी ऐसा नंबर अगर आपको मिल जाए, ठीक है, कोई एक भी ऐसा नंबर y such that y is less equal to every element of a, कि वो a के हर एलिमेंट से लेस है या इक्वल भी हो सकता है। अगर बाउंड्री पे यहाँ होगा तो इक्वल भी हो जाएगा, यानी यहाँ हो सकता है अगर ये क्लोज इंटरवल हो a और यहाँ आ जाए तो इक्वल भी हो सकता है, अदरवाइज लेस जरूर होगा। यूं कह सकते हैं ऐसा नंबर, मिसाल के तौर पे -1, ऐसा रियल नंबर कि जिससे छोटा कोई नंबर ए में ना हो, वो लोअर बाउंड कहलाएगा। और फिर एक दुनिया पड़ी है यहाँ लोअर बाउंड, अगर ये लोअर बाउंड है इससे पीछे हर नंबर ही लोअर बाउंड है। क्यों? क्योंकि वो आपके लोअर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी आप देखें इस सेट में क्या -10 से छोटा कोई नंबर है? नहीं है, तो -10 लोअर बाउंड है। कोई भी नंबर -7, क्या इस सेट में -7 से छोटा कोई नंबर है? नहीं है, तो -7 लोअर बाउंड है। लिहाजा देयर आर इन्फिनिटली मैनी लोअर बाउंड्स ऑफ ए, जैसे आपके पास इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड्स थे, इन्फिनिटली मैनी लोअर बाउंड्स हो गए। अच्छा, अब आप देखें वो कौन सा लोअर बाउंड है जिसने सबसे ज्यादा हिम्मत की है। मेरा मकसद ये है, हिम्मत से मेरे मुराद ये है, देखो ए को इधर से आके किसी ने रोका है जो लोअर बाउंड बने, लेकिन सबसे पहले किसने रोका है? यूं कह लें कि सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है? वो ये वाला है 0। मैं ऐसे फर्ज करें बीटा कह देता हूं। तो लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसे हम कहते हैं इन्फीमम। खूबसूरत बात यह है कि वो यूनिक होता है, और दूसरी खूबसूरत बात यह है कि सुप्रीमम और इन्फीमम एक एक करीब तरीन होते हैं। बाकी अपर बाउंड दूर है, पहले इसका नंबर है, बाकी लोअर बाउंड दूर है, पहले इसका नंबर है। ठीक है, यूं कह लें कि अगर आप उसमें कुछ जमा कर लेते हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे चले जाते हैं, तो वो लोअर बाउंड ही नहीं रहता, वो एक एलिमेंट बन जाता है, एक के अंदर चला जाता है। ठीक होगी बात? ठीक, तो ये कहानी है लोअर बाउंड अपर। इसकी देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने एमसीक्यू सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशन में। आप देखेंगे कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंड। अच्छा, आप सुने सेट को क्या फर्क पड़ेगा इससे? अगर किसी सेट का आपको अपर बाउंड मिल गया, खा वो एक ही मिला आपको, उस सेट को आप मान लेंगे कि वो बाउंडेड अबव। अगर किसी सेट का लोअर बाउंड मिल गया आपको, आप उसे मान लेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है। और बाउंडेड सेट कब होगा? कोई भी बाउंडेड सेट वो होगा जिसका अपर बाउंड भी हो और जिसका लोअर बाउंड भी हो, यानी जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। कुछ थोड़ी सी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर तो आपके पास हुआ कोई इंटरवल जैसे कि 0-1, या जैसे कि क्लोज, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर तो आपके पास है इंटरवल, तो फिर तो बात बड़ी सादा है। किसी भी इंटरवल के लिए याद रखें आप, जो उसका राइट एंड पॉइंट है ये सुप्रीमम होता है, जो उसका लेफ्ट एंड पॉइंट है ये इन्फीमम होता है। और इन्फीमम और सुप्रीमम में और लोअर बाउंड और अपर बाउंड में ये रिलेशन होता है कि इन्फीमम इज लेस इक्वल टू द सुप्रीमम। एक केस ऐसा है, अगर आप सिंगलटन ए ले लें, एक ही एलिमेंट ले लें, तो वही उसका लोअर बाउंड है, वही अपर बाउंड है, वही इन्फीमम है, वही सुप्रीमम है। तो इन दैट केस इन्फीमम सुप्रीमम बराबर हो जाते हैं अगर वो सिंगलटन हो, अदरवाइज इन्फीमम इज स्ट्रिक्टली लेस देन द सुप्रीमम। ये एक एग्जांपल आ गई। इंटरवल के केस में मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट एंड पॉइंट इन्फीमम होगा, राइट एंड पॉइंट सुप्रीमम होगा। अच्छा, अब क्या सुप्रीमम और इन्फीमम, याद रखो, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम कहाँ होने चाहिए? ग्राउंड सेट में। जैसे मैं फर्ज करो आर कह रहा हूँ, जैसे मैं फर्ज करो एस कह रहा हूँ, ग्राउंड सेट में होना चाहिए। जो सेट आप लेके, जो सबसेट लेके चल रहे हैं, उसमें होना ना होना हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने एक इंटरवल 0-1 लिया, इसका जो सुप्रीमम है वो 1 है, वो इसमें नहीं पड़ा। इसका जो इन्फीमम है वो 0 है, वो इसमें नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्यों? क्योंकि इसके इन्फीमम और सुप्रीमम का आर में होना जरूरी था, वो है ग्राउंड सेट में पड़ा है। इसमें हो ना हो, इसमें हो भी सकता है। मिसाल के तौर पे मैं इसी को बदल दूं और मैं 0-1 क्लोज इंटरवल ले लूं या हाफ ओपन ले लेता हूं।
इसका सुप्रीमम 1 ही रहेगा, और लेकिन 1 इसमें नहीं है, ठीक है। इसका जो इन्फीमम है वो 0 ही रहेगा और 0 इसमें है। तो जो सेट अंडर कंसिडरेशन है, जो बाउंडेड बिलो है या जो बाउंडेड अबव है, उसके अपने अंदर इन्फीमम और सुप्रीमम होना ना होना हमारे लिए बेमानी है। हमने उसे तलाश करना होता है ग्राउंड सेट में, वहां उसका होना मस्ट है, वहां वो होना चाहिए। अच्छा, सोचो जरा कि कब वो सेट के अंदर होगा और कब वो सेट के अंदर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सेट ले लिया ए। अब आप देखो इस ए का आपके पास मिनिमम एलिमेंट ए है, यानी छोटे से छोटा एलिमेंट इसमें क्या है, ए है। बड़े से बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि बी तो शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया बाउंड्री काटी बी, तो आपको पता ही नहीं इसका सिरा क्या है, यहाँ कौन पड़ा नहीं पता। इट हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट है। अगर किसी सेट के अंदर मिनिमल एलिमेंट हो तो वही एलिमेंट उसका इन्फीमम कहलाता है। ठीक होगी बात, समझ आ गई? यानी अगर किसी सेट के अंदर मिनिमल एलिमेंट है तो फिर आपको इन्फीमम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एक आप मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब सेकंड एग्जांपल के तौर पे लिया था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखें ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि 1 से छोटा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, लिहाजा 1 इसका लोअर बाउंड है, और 1 इसका मिनिमम एलिमेंट भी है, मिनिमल एलिमेंट भी है। और जब किसी सेट में मिनिमल एलिमेंट होता है, यानी सबसे छोटा एलिमेंट होता है, वही उसका इन्फीमम बन जाता है। तो लिहाजा इसका इन्फीमम है 1। अच्छा, अब कोई ऐसा रियल नंबर, अब याद रखना सुप्रीमम को n में तलाश नहीं करना, r में तलाश करना है, ये सबसेट ऑफ r है। कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कि n का हर एलिमेंट उससे लेस इक्वल हो। है ही नहीं कोई ऐसा एलिमेंट जिससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर ना हो। जिसका मतलब ये है कि भाई आपके पास कोई अपर बाउंड नहीं। जब अपर बाउंड नहीं तो फिर सुप्रीमम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी पहले एक ग्राउंड सेट है, फिर एक सबसेट है, फिर पहले अपर बाउंड है, फिर सुप्रीमम है। अपर बाउंड ही नहीं है तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, लिहाजा इसके सुप्रीमम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स सेट ऑफ इंटीजर ले लो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आप देखो ना तो कोई मिनिमल एलिमेंट, ना कोई ऐसा रियल नंबर कि जिससे छोटा फिर इंटीजर ना हो। हर रियल नंबर से छोटा एक इंटीजर है, तो देयर इज नो लोअर बाउंड। सिमिलरली देयर इज नो अपर बाउंड, ना लोअर बाउंड है ना अपर बाउंड है, लिहाजा इसे माफी है। मेरे लफ्ज गौर से सुनना, इसे माफी है। इसका सुप्रीमम और इन्फीमम की बातें नहीं करनी आपने। हम बहुत गलती करते हैं, एक सेट अगर बाउंडेड बिलो है ही नहीं, हम उसका इन्फीमम ढूंढ रहे होते हैं, हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि इसके अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी नहीं। एक सेट का सुप्रीमम है ही नहीं, हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि इसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी है ही नहीं। लिहाजा ये नहीं करना आपने। सेट बाउंडेड बिलो हुआ तो इन्फीमम की बात होगी, सेट बाउंडेड अबव हुआ तो सुप्रीमम की बात होगी, अदरवाइज कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं 1 1/2 1/3 1/4 एंड अप टू सो ऑन। इसे देखो, ये किस किस्म का सेट है? सबसेट ऑफ आर तो है, इसे सबसेट ऑफ आर। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या इसके अंदर कोई लार्जेस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? अब आपको नजर आ गया कि 1 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट भी इसी को कहते हैं। 1 इसका मैक्सिमल एलिमेंट, जब मैक्सिमल एलिमेंट सेट में पड़ा हो तो फिर उसका सुप्रीमम वही होता है। जान छूट गई आप, ठीक है? ये बाउंडेड अबव था बाय 1, सुप्रीमम मिल गया। जरा इसकी बाकी कहानी देखें कि ये बाकी और क्या है। ये तो ये 1 है, ये इसका अपर बाउंड, ये सारे अपर बाउंड है इसके, ठीक है? तो छोटा अपर बाउंड, मिनिमल मैक्सिमल एलिमेंट 1, वो सुप्रीमम हो गया। और इसके अलावा क्या है इसके अंदर? इसके बाकी अगर एलिमेंट बनाए जाएं तो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है एंड अप टू सो ऑन।
अब देखो ये कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। आप ये 1/n फॉर्म है, आप n को जो मर्जी रख लो, 1 से छोटा होता जाएगा। क्या n की किसी वैल्यू के लिए 0 होगा? नहीं होगा। नेगेटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इसकी ये जरूरत नहीं है कि ये 0 को छुए, यानी 0 होए, ठीक है, 0 होए या 0 से पीछे जाए, इसकी ये जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि 0 और उससे पीछे वाली सारा लश्कर जो है, ये सारा लश्कर, ये इसके लोअर बाउंड्स है, ठीक है। क्योंकि 0 या माइनस वाले 0 से छोटा कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा, लिहाजा 0 इसका लोअर बाउंड हो गया। 0 इसमें है नहीं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ए का कोई मिनिमम एलिमेंट नहीं है ए का, ठीक है। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए 0 का मिनिमम एलिमेंट कोई नहीं है। 0 इसका लोअर बाउंड है और ये -1 माइनस सारे इसके लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जिसे ये छू रहा है ये सीक्वेंस, ठीक है। इसलिए हमारे लिए अहम है कि इससे आप सेट को जुदा नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका इन्फीमम है, क्योंकि लोअर बाउंड में सबसे, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर कोई लेंगे ना आप, 0 से बड़ा नंबर, तो उसके दरमियान आपके पास ए में कोई 1/n शक्ल का नंबर आ जाएगा, तो वो 0 + एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं रहेगा। लिहाजा सबसे बड़ा लोअर बाउंड 0 है, इससे बड़ा कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि 0 इसका इन्फीमम है। लिहाजा इस तरह आपको इन्फीमम मिल गया। अब इन्फीमम ऑफ ए इज 0, सुप्रीमम ऑफ ए इज 1, ठीक है। और दोनों इन्फीमम और सुप्रीमम आर में होते हैं, ए में ना भी हुए तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आगे चल के करूँगा मैं, सीक्वेंसेस की फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर तो वो सुप्रीमम ए का एलिमेंट हुआ फिर तो खैर है, अगर वो उसका एलिमेंट ना हुआ तो फिर इस सेट में एक सीक्वेंस ऐसा ज़रूर पाया जाएगा जो उसे कन्वर्ज करेगा। अब 0 इन्फीमम है, 0 इस सेट में नहीं पड़ा, लेकिन इस सेट के अंदर एक पूरा सीक्वेंस है जो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ये निशानी होगी सुप्रीमम की, इन्फीमम की। आए जल्दी से कुछ खूबसूरत बातें करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। नंबर 1, सुप्रीमम या इन्फीमम हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करे। दूसरी बात, इसे ग्राउंड सेट में ढूंढा जाता है, एस कहो वाल्टर वुडन की ज़ुबान में, या आर कहो आर.जी. पाटिल की ज़ुबान में, इसे ग्राउंड सेट में देखा जाता है। ये यूनिक होता है, या तो ये उस सेट के अंदर होता है, अगर उसके अंदर हो सुप्रीमम तो वो मैक्सिमम एलिमेंट होता है उसका, इन्फीमम हो उसके अंदर तो वो उसका मिनिमम एलिमेंट होता है। ये बात होगी। अच्छा, अगर वो मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई भी ना हो तो फिर उस सेट के अंदर एक सीक्वेंस पाया जाता है जो उसे कन्वर्ज कर रहा होता है, फिर ये निशानी है उसकी। ये बात होगी। एंड पॉइंट, अगर कोई इंटरवल हो तो वो उसके एंड पॉइंट होते हैं, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे जैसा भी हो। आगे चलते हैं। अगर ए सबसेट है बी का तो इनके सुप्रीमम और इन्फीमम का क्या रिलेशन होगा? ये लो, ये फर्ज करो बड़ा सेट है बी, बी का इन्फीमम फर्ज करो ये है, ये बी का इन्फीमम है, ठीक है। अच्छा, अब बी के अंदर ए पड़ा है, ए का अपना इन्फीमम भी कोई होगा, लेकिन ये जो इन्फीमम है ये वाला, ये इस पूरे बी का है जिसमें ए भी है। लिहाजा ए की क्या जरूरत है कि ए में इससे बड़ा कोई एलिमेंट हो, सॉरी कि ए में इससे छोटा कोई एलिमेंट हो, क्योंकि ये इन्फीमम है, इस पूरे इलाके का इन्फीमम है, इस पूरे इलाके का सबसे छोटा एलिमेंट है। लिहाजा ए में इससे छोटा तो कोई नहीं होगा, लिहाजा ए का जो अपना इन्फीमम होगा, द इन्फीमम ऑफ ए, वो इससे छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पूरे इलाके का इन्फीमम ये है। लिहाजा इन्फीमम ऑफ ए उससे बड़ा हो सकता है, या अगर वही पॉइंट ए में आ गया तो उसके बराबर हो सकता है। याद रखें, ए सबसेट है बी का, तो इन्फीमम ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू द इन्फीमम ऑफ बी, से हम बहुत यूज करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट सुप्रीमम? दोबारा से आ जाओ सुप्रीमम के लिए। ये है आपका सेट बी, फर्ज करो ये बी का सुप्रीमम है, तो ये जो सुप्रीमम है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये बी में ना हो, आर में हो, मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं। अब आप ले रहे हैं ए, ठीक है,
ए उसके अंदर पड़ा है, तो ए की क्या जरूरत है कि ए के अंदर कोई पॉइंट उससे बड़ा हो जाए जबकि वो सुप्रीमम है। तो इसका मतलब कि अगर ए सबसेट है बी का, तो जो बी का सुप्रीमम है वो ए के सुप्रीमम से बड़ा होगा, क्योंकि बी ओवरऑल सेट है, इसका सुप्रीमम ए उसके अंदर पड़ा है, ए के अंदर उसको एलिमेंट उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो सुप्रीमम ऑफ ए ने अदब करना है सुप्रीमम ऑफ बी का। सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ बी, बिकॉज सुप्रीमम ऑफ बी इज द ओवरऑल सुप्रीमम, जिससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता फिर। सो सुप्रीमम ऑफ ए इन दिस केस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी। अच्छा, कुछ बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सुप्रीमम ऑफ ए प्लस ए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस सुप्रीमम ऑफ ए। आपको मेरी बातें सारी याद आएंगी जब मैं आपको एमसीक्यूज पे ले जाऊंगा, तवज्जो से सुने। इन्फीमम ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इज इन्फीमम ऑफ ए। और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, सेम फॉर माइनस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट पे आ जाए। सुप्रीमम ऑफ ए मल्टीप्लाई ए नंबर ए, और अंडरस्टूड है कि ये बाउंडेड है, तब तभी सुप्रीमम की बात कर रहा हूँ ना, बाउंडेड अबव है, इज इक्वल टू ए सुप्रीमम ऑफ ए अगर ए पॉजिटिव हुआ। अब एमसीक्यूज के लिए याद रखो, बड़ी तवज्जो से सुन लो कि सुप्रीमम ऑफ ए अगर ए नेगेटिव हुआ तो वो सुप्रीमम को खा जाएगा, उसे वो इन्फीमम बना देगा, ऐसे करके। सेम इज द केस, अगर यहाँ लिखोगे इन्फीमम और ए पॉजिटिव हुआ तो नहीं छेड़ेगा उसे, इन्फीमम के साथ अगर ये नेगेटिव आ गया तो वो उसको सुप्रीमम में बदल देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है कि इन्फीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। यानी अगर किसी एमसीक्यूज में आपको ए के बजाय माइनस ए मिल जाए तो फिर आपने इस माइनस को ज़रूर ढूंढना है, इसे नहीं भूलना, इसे नहीं खामोश करना। तो ये कुछ बातें थी सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल टू डू, जिनसे आपकी इसकी प्रैक्टिस करना अभी बाकी है। आखिरी बात करके मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। वो बात बड़ी दुखी किस्म की बात है, ठीक है, उससे लेके हम अपनी सारी कहानी को ख़त्म करने जा रहे हैं। वो बात क्या है? वो बात ये है, हेलो सुने आवाज़, बात क्या है उससे आपको रैशनल नंबर के दुख सारे नज़र आएंगे। वो बात ये है, बड़ी नेचुरल सी एक फीलिंग है, एक बड़ी नेचुरल सी डिमांड है, और वो ये है, और मैं आर में रियल नंबर में रहते हुए ये बात करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर आर एक सेट ऑफ आर रियल नंबर है, या आप कोई भी ऑर्डर सेट ले लें, और उसके अंदर एक सेट ए है जो कि बाउंडेड अबव है, बेशक बाउंडेड बिलो ना हो, कोई बात नहीं, बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब है कि उसके सुप्रीमम मिल गया आपको, कोई एक सुप्रीमम मिल गया आपको, ये वाला मिल गया, फर्स्ट को अल्फा आपको सुप्रीमम मिल गया। दोबारा सुन ले, एक ऑर्डर सेट है, उसके अंदर एक सेट पड़ा है जो कि बाउंडेड अबव है, ठीक होगी बात। अब आपकी एक नेचुरल फीलिंग आएगी, एक डिमांड आएगी कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम होना चाहिए उसी सेट आर में। इसे कहते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे ही बाद में चल के कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। दोबारा सुन लें, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, अब जनरल फॉर्म में सुने। अगर ऐसे एक ऑर्डर सेट है, ए उसका सबसेट है, इस तरह से कि ए बाउंडेड अबव है, अल्फा अपर बाउंड है, अल्फा है ज़रूर एस, अपर बाउंड एस में पड़ा होता है, तो फिर ज़रूर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए एस में। इसे कहते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी। फिर सुन लें, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ऑर्डर्ड है, उसका कोई सबसेट ऐसा है जो बाउंडेड अबव है, यानी कि एक, उसका हर वो सबसेट जो कि बाउंडेड अबव है उसका सुप्रीमम मिलना चाहिए, ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी सेट में ये प्रॉपर्टी है, उसे हम कहेंगे वो सेट कंप्लीट है, और अगर ऐसा हुआ कोई सेट जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, उसे हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट सेट है। अब आप दुख भरी कहानी सुनो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के बारे में। यहां आके ये फंस गया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, मैं इसका एक सबसेट लेता हूं ए, और ए के अंदर मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर रख लेता हूं,
वो वाले जिनका स्क्वायर 2 से लेस है। अच्छा, मिसाल के तौर पे 1 का स्क्वायर लो तो वो 2 से लेस है। इसका मतलब पहली बात साबित कर दी मैंने कि मेरा सेट नॉन एम्प्टी है। दूसरी बात, मेरे पास एक नंबर ऐसा है, अब याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब ग्राउंड सेट आपका क्यों है, अब आपने रियल नंबर की बातें नहीं करनी, ये ग्राउंड सेट। मेरे पास एक नंबर ऐसा है मिसाल के तौर पे 3, कि जिससे बड़ा कोई नंबर इसमें नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, 3 कैसे मैं कह रहा हूं, क्यों इसलिए कह रहा हूं कि भाई इसके अंदर तो वो नंबर पड़े हैं ना जिनका स्क्वायर भी लें तो वो 2 से लेस है, फिर वो 3 से तो लेस है ही है। इसका मतलब कि इसके अंदर देखो 3 तो आ ही नहीं सकता ना, 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर तो 9, 9 तो 2 से लेस नहीं है। इसका मतलब 3 इसमें नहीं है, 3A में नहीं है, 3A के राइट साइड पे यहाँ पड़ा है। इसका मतलब 3 इसका अपर बाउंड है। लो, मैंने ये भी साबित कर दिया कि A नॉन एम्प्टी है, फिर मैंने ये साबित कर दिया कि A बाउंडेड अबव है। ठीक है, A इज नॉन एम्प्टी, A इज बाउंडेड अबव। अब एक कुदरती फीलिंग शुरू हो गई, एक सवाल पैदा हो गया कि चलो ठीक है, अगर ये बाउंडेड अबव है जिसका मतलब है कि इसके बहुत सारे अपर बाउंड मिल जाएंगे, ठीक है, सही होगी बात, इसका सुप्रीमम क्या होगा, ये सवाल पैदा होता है। आप जरा इसको इंटरवल में कन्वर्ट करके देखें रैशनल नंबर के, तो आप देखेंगे कि पी स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब है कि पी इज लेस देन स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैं नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 की बात ही नहीं कर रहा। पॉजिटिव का मतलब है कि पी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन स्क्वायर रूट 2। तो आपकी फीलिंग आएगी कि भाई रैशनल नंबर का ये वाला इंटरवल जो है ना, ये वाला इंटरवल, ये असल में आपका ए सेट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये है तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? आप यहां से भी गैस कर सकते हैं, आप यहां से भी गैस कर सकते हैं, आप यहां से भी गैस कर सकते हैं। इसका सुप्रीमम क्या होगा? आप तो हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में, आप तो इसका नाम ही नहीं ले सकते, तो ये आपके पास नहीं होगा। जो इसका सुप्रीमम होना चाहिए था वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो रैशनल नंबर ही नहीं। लिहाजा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के अंदर रहते हुए आपको एक ऐसा सेट मिल गया जो कि नॉन एम्प्टी था, बाउंडेड अबाउ था, पर उसका कोई सुप्रीमम ही नहीं मिलता इस सेट में। लिहाजा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के अंदर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। मैं अगर इसे बदल दूं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से और कहूं कि हमारा ग्राउंड सेट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो आप जल्दी से कह देंगे ठीक है, अब इसका सुप्रीमम मिल गया और वो √2 एक रियल नंबर है। अब दोनों में फर्क देख लिया आपने। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के अंदर रहते हुए आपको ऐसी एग्जांपल मिल गई कि जो सेट बाउंडेड अबव है लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं है, जबकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर जब आए तो उसका सुप्रीमम मिल गया। ये फर्क है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में। इसे यूं मैं बयान करूंगा कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो है वो इनकम्प्लीट है इस एग्जाम्पल के मिलने के बाद, क्योंकि इसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी नहीं है, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है ये कंप्लीट है क्योंकि इसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी है। आर के अंदर जब भी कोई बाउंडेड अबाउ सेट हुआ तो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं सुप्रीमम है, और जब भी बाउंडेड बिलो सेट हुआ आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि इन्फिमम है। जो आप गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेट बाउंडेड अबव है, अब इसका जो सुप्रीमम है वो 1R में होना चाहिए, इसमें भले ही क्यों ना हो। ठीक है, ये परेशानी नहीं लेने की, इसके अपने अंदर तो नहीं है ना भाई, इसके अंदर तो ढूंढना ही नहीं है आपने। सुप्रीमम और इन्फिमम आपने ग्राउंड सेट में देखना है। तो 1 इसका सुप्रीमम है, 0 इसका इन्फिमम है। अब बात समझ आ गई आपको? इसी तरह आप इन्फिमम प्रॉपर्टी को भी बता सकते हैं। इन्फिमम प्रॉपर्टी क्या होगी? इन्फिमम प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर्ड सेट है, बी एक उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है इस तरह का कि बी बाउंडेड बिलो है, यानी बी का लोअर बाउंड मिल गया आपको कोई एक, तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो एस का जो कि बाउंडेड बिलो हो, तो फिर आपको उसका इन्फिमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, और ये इन्फिमम प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी भी क्यू में नहीं है। एग्जांपल यहाँ दी हुई है। आखिरी बात करके मैं खत्म कर रहा हूं। अगर किसी सेट में सुप्रीमम प्रॉपर्टी हो तो उसमें इन्फिमम प्रॉपर्टी जरूर होती है। ठीक है, और अगर किसी सेट में इन्फिमम प्रॉपर्टी हो उसमें सुप्रीमम प्रॉपर्टी जरूर होती है। इसे प्रूव करते ही मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा। इसका प्रूफ देख लें।
फर्ज करें किसी सेट में सुप्रीमम प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई बाउंडेड अबव सेट होगा ना, तो उसका सुप्रीमम मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम प्रूव करते हैं कि सपोज करते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी है, प्रूव कर देंगे कि इसके अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, अब देखें कैसे प्रूव करेंगे। इन्फीमम प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इन्फीमम का तो सवाल ही तब पैदा होता है ना जब कोई बाउंडेड बिलो सेट होगा। तो हम ले लेते हैं, तो हमने एक सेट ले लिया है जे वाला, जो कि बाउंडेड बिलो है, और ये इसका लोअर बाउंड है। तो फिर ये वाले सारे के सारे नंबर इसके लोअर बाउंड बन गए, ये वाले सारे, ठीक हो गया। यानी क्वेश्चन ये है कि आपने एक बाउंडेड बिलो सेट लिया, अगर साबित कर दो कि इसका इन्फीमम इसमें है, तो साबित हो जाएगा कि भाई जिसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी हो उसके अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा, ये सेट बाउंडेड बिलो है, ये सारे इसके लोअर बाउंड है, इसे छोड़ दो, इस पे आ जाओ। ये क्या है? ये लोअर बाउंड है। अच्छा, ये जो लोअर बाउंड का सेट है, ये तो बी तो इसका अपर बाउंड बन गया ना, ये वाला, ये बी का एलिमेंट है, ये इसका अपर बाउंड है, क्योंकि इसमें बी इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है। लिहाजा कहानी शुरू बी से हुई और लोअर बाउंड पे आ गई। अच्छा, अब आपने मान लिया कि लोअर बाउंड का जो सेट है ये बाउंडेड अबव है और बी के सारे एलिमेंट इसके अपर बाउंड है। लो, आप तो कह चुके थे कि भाई सेट में सुप्रीमम प्रॉपर्टी है। सुप्रीमम प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई बाउंडेड अबव सेट हुआ तो उसका फिर सुप्रीमम जरूर होगा। लिहाजा ये जो बाउंडेड अबव सेट है लोअर बाउंड्स का, इसका सुप्रीमम अल्फा है। खत्म होगी बात। अब यहाँ आगे देखो जरा, जो आपने सेट लिया था बाउंडेड बिलो सेट बी, यही अल्फा जो एल का सुप्रीमम है, ये उसका इन्फीमम है, क्योंकि ये उसके लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा है। लिहाजा अगर किसी सेट में सुप्रीमम प्रॉपर्टी हो तो उसके अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी जरूर होती है। खत्म होगी बात यहाँ पे कि सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट हुआ, उसका सुप्रीमम ग्राउंड सेट में होना चाहिए, ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी है। कोई भी नॉन एम्प्टी सब सेट बाउंडेड बिलो हुआ, उसका इन्फीमम ग्राउंड सेट में होना चाहिए, ये इन्फीमम प्रॉपर्टी है। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही यही अगर किसी सेट के अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी पाई जाए, उसमें इन्फीमम प्रॉपर्टी भी होती है। इसका मतलब ये बैक वक्त है। लिहाजा अगर कोई सेट कंप्लीट है तो उसके अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी होगी, उसके अंदर इन्फीमम प्रॉपर्टी भी होगी। आज का रिजल्ट ये है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। यही वजह है कि हम रैशनल नंबर से रियल नंबर पे पहुंचे, और वो जो गैप्स थे, वो जो सुप्रीमम और इन्फीमम नहीं मिलते थे, वो किसने कवर किए? वो सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर में किए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेसिकली ये सेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज का। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज में जब आप बात करेंगे तो आपके सामने अलजेब्राइक ऑपरेशन आ जाएंगे, जैसे कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। और इनमें से जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बाद ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है, लिहाजा ये ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जस्ट रिकॉल द सम डेफिनेशंस फ्रॉम अलजबरा, लाइक ग्रुप है, रिंग है, ठीक है, फील्ड है, कुछ लीनियर अलजबरा के स्ट्रक्चर हैं जैसे कि वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, और आगे चल के कुछ मीट्रिक स्पेसेस से मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आप बनाक अलजबरा डिफाइन करते हैं, पहले अलजबरा डिफाइन करते हैं, फिर आप बनाक अलजबरा डिफाइन करते हैं, ठीक है, और दूसरे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो अलजबरा के अंदर भी आप स्टडी करते हैं और फंक्शनल एनालिसिस के अंदर भी आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये सेक्शन है अलजब्राइक प्रॉपर्टीज़ का। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। फील्ड एक बड़ा रिच स्ट्रक्चर है, ये एक सेट है, यानी पहले तो ये एक सेट है, उस सेट पे दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, एक एडिशन का डिफाइन होना चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए, और अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन उस सेट को कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ती हैं। नंबर 1, एक्सियम्स फॉर एडिशन। एडिशन के लिहाज से 5 बातें, 5 खूबियां हैं जो उसमें होनी चाहिए। नंबर 1, अगर x और y उसके एलिमेंट्स हैं
तो फिर x प्लस वाई भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर x और y दो रियल नंबर हैं तो x प्लस वाई भी एक रियल नंबर है। नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई। नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 4, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट में ऐड करें उसमें फ़र्क ना पड़े, वो ज़ीरो है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देंगे। फिर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हर एलिमेंट को एडिटिव आइडेंटिटी में बदल दे, हर ए के लिए -a होगा, इसे हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडिशन के लिहाज से अगर हों तो आप जानते हैं अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ हों तो उसे हम अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर रिकॉल कि अगर 2 एलिमेंट हों उसका सम भी उसमें हो, जिसे आप क्लोजर लॉ कहते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी किसी सेट में हो तो उसे आप क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं ये ग्रुपाइड है।